जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट वन में। मैं रवि तिवारी एक और स्पेशल टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं और आज का हमारा टॉपिक है जनगणना। वैसे तो हमें 2021 की जनगणना को पढ़ना चाहिए, लेकिन कोरोना जैसी विभीषिका की वजह से 2021 की जनगणना पूर्ण नहीं हो सकी और ये पहली बार है कि जब से जनगणना प्रारंभ हुई है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हो सकी। इसलिए 2011 के ही आंकड़ों को अंतिम आंकड़े मानते हुए हमें पढ़ना है और समस्त परीक्षाओं में यही आंकड़े पूछे जा रहे हैं। 2021 की जनगणना जब नहीं हुई तो 2011 से जो आपके प्रश्न बनते हैं वो जनगणना के ऐतिहासिक महत्व से भी बनते हैं, संवैधानिक प्रावधानों से भी बनते हैं और जनगणना के आंकड़ों से तो बनते ही हैं। यहां से एक या दो प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आइए अब देखते हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है। बिल्कुल सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से और कम समय में इसको पूरा कराता हूं। तो जनगणना की जब शुरुआत हुई होगी आधुनिक युग में, तो कोई तो ऐसा देश होगा जिसने शुरुआत की होगी। तो स्वीडन 1749 में जनगणना को कराने वाला विश्व का पहला देश है। दशकीय जनगणना, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग भी लेते हैं कि 10 वर्ष में एक बार होनी है, तो दशकीय जनगणना को पहली बार कराने वाला देश अमेरिका था। 1790 में उसने कराया था। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में और नियमित जनगणना की जो शुरुआत थी भारत में वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में और 1881 से भारत में नियमित जनगणना होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 1947 में स्वतंत्रता मिली, उसके 3 वर्ष बाद 1951 में पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की हुई। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त जो थे वो आर्य गोपाला स्वामी जी थे और प्रति वर्ष हम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो जनगणना का कार्य है उसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य होता है और वही इसके संगठन को देखता है। जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो भारत का महारजिस्ट्रार होता है और जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष क्या है। 1921 है, क्योंकि आर्थिक मंदी और महामारी से इतनी ज्यादा दिक्कत हुई थी कि जनसंख्या इतनी कम हुई थी कि दर ऋणात्मक हो गई थी। तो 1921 का जो वर्ष है वो जनगणना का महाविभाजक वर्ष है और जनगणना का महाविभाजक दशक भी यहीं से शुरू होता है। यही दशक था 1911 से 1921 का जो महाविभाजक दशक है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत संपन्न होता है। भारत में जनगणना का संवैधानिक प्रावधान जो है, जनगणना के लिए जो अनुच्छेद है वो 246 है। 246 जनगणना का अनुच्छेद है। कई बार पूछा गया है भारतीय संविधान में। यह संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है जो 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में वर्णित है, 69वें नंबर क्रमांक पर है और 246 इसका अनुच्छेद है जो संविधान में है। 2011 में जो जनगणना हुई वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, अगर हम 1881 से जोड़ लें, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये बार कई बार पूछा गया है। 2011 की जो जनगणना, उसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का आयोजन। एक बात ध्यान रखिए, अभी जिस जाति जनगणना की बात हो रही है, बार बार लोग कहते हैं कि सर जाति जनगणना क्या इतना मुद्दा उठता है, तो आपको मैं बता दूं 1931 में पहली बार, है ना, 1931 में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का आयोजन किया गया था और 2011 की भी जो जनगणना थी वो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना थी। लेकिन इन आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है, बताया नहीं जाता, क्योंकि इन आंकड़ों का उपयोग सरकार अपनी योजनाओं के बनाने में, अपनी रिसर्च के लिए करती है। सरकारी विभाग अपनी रिसर्च के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए करते हैं, लेकिन गोपनीयता के कारण इनके आंकड़े डिटेल नहीं किए जाते। तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्वरूप में पहली बार जनगणना 1931 में हुई थी और 2011 की भी जो जनगणना थी वो भी इसी आधार पर हुई थी, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर है वो प्रगणक शिक्षिका है। 2011 में जनगणना के समय जनगणना आयुक्त जो थे वो सी चंद्रमौली जी थे। यह जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई थी। भारत की साक्षरता की अगर बात करें इस जनगणना के अनुसार तो 73% भारत की साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं अधिकतम व न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। तो अधिकतम साक्षरता केरल में है और न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। ठीक है। भारत का लिंगानुपात
943 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। याद रखिएगा, मतलब अगर हम सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो केरल सर्वाधिक साक्षरता, बिहार न्यूनतम साक्षरता, और लिंगानुपात की बात करें तो राष्ट्रीय जो आपका स्कोर है वो 941 है 1000 पुरुषों पर, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम हरियाणा में है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है, और भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर हम लोग देखें तो वो उत्तर प्रदेश है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य देखें तो सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक साक्षर जिले की अगर हम लोग बात करें तो सरचिप है, ये मिजोरम में है। और विश्व जनसंख्या में अगर हम भारत के प्रतिशत की बात करें तो 17.7% विश्व जनसंख्या का लगभग भारत में निवास करता है। आइए आगे देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 19.9 करोड़ है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है, मेल जनसंख्या का प्रतिशत वो 52.2% है, और फीमेल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 47.71% है। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो 20.23% है। वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.85% है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जिले को देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले देखें तो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई? गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहां पर हुई? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक अगर हम लोग देखें तो गाजियाबाद का है, और न्यूनतम अगर हम लोग देखें तो ललितपुर का है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, और न्यूनतम कहां पे? श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, जब राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है और उत्तर प्रदेश का 912 है। उच्चतम जौनपुर में है और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में है। अब ये आंकड़ा एक बार देखिए कि साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, और उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं तो लिंगानुपात न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में है। ये दो आंकड़े थोड़े से अलग दिशाओं में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो 4.13 करोड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पे? सीतापुर में, न्यूनतम बागपत में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखें तो 11.34 लाख है। सर्वाधिक सोनभद्र में है, न्यूनतम बागपत में है। उत्तर प्रदेश में एसटी जनसंख्या से रहित जिले अयोध्या और जालौन दो ऐसे हैं जिले हैं जिसमें एसटी जनसंख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष की आयु का है वो 902 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात का अगर हम लोग देखें तो बलरामपुर में सर्वाधिक है और बागपत में न्यूनतम है। क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है और न्यूनतम कहां पे है? भदोही में है। वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। आइए अब भारत की जनगणना से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े जो प्रश्नों के रूप में आपको मिलते हैं मैं बताता हूं। कुल कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? वैश्विक जनसंख्या तो 17.7% लगभग हमारे यहाँ रहता है, लेकिन हमारी जनसंख्या कितनी है? तो हमारी जनसंख्या 1,21,05,69,573 लोग भारत में निवासित है, जिनमें अगर हम पुरुष जनसंख्या देखें तो 62,31,21,843 मेल पुरुष जो यहाँ पे निवासित होते हैं, और महिलाओं की बात करें तो 58,74,47,730 महिलाएं यहाँ पे निवेश करती हैं। 10 की वृद्धि दर जो है वो भारत की 17.7% है। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। लिंगानुपात 943 है। साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। आगे हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से लेकर 2011 तक 10 की वृद्धि दर 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। मेघालय सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है। भारत में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक है। आइए, तो ये जनगणना का एक एपिसोड था और उम्मीद है कि 10 पालियों में पेपर है, यहाँ से काफी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। अगले एपिसोड के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होगा। जरूर बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा और अगला कौन सा एपिसोड आप पढ़ना चाहते हैं, इसको कमेंट करिएगा। जल्दी पुनः मुलाकात होती है।